सबसे पहले हम बात करेंगे, कल हमने आपको मानव श्वसन के बारे में बताया था ना कि श्वसन कैसे होता है। श्वसन होता है किसमें, हमारी कोशिकाओं में। कोशिकाओं में लास्ट क्या होता है, हमारा श्वसन, यानी कि हमारा सांस लेने से लेकर एंड तक कहां पर पहुंचता है, तुम्हारा कोशिका तक। और कोशिका क्या हो जाता है, लास्ट श्वसन का हो जाता है। अब देखो तुम्हारा मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे, यानी कि तुम्हारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो हमारे मानव में श्वसन कैसे होता है, तो श्वसन कहाँ होगा, श्वसन तंत्र में। तो मानव का श्वसन तंत्र कहाँ से बनता है, तुम्हारा यहाँ से लेकर तुम्हारे फेफड़ों तक बनता है बस, और इधर नीचे तुम्हारा डायफ्राम तक। ठीक है ना, इतना ही चित्र बनाएंगे, इतना ही समझेंगे। इससे पहले हमने इसके नीचे के पार्ट पढ़े थे, आपने ध्यान हो तो नीचे के पार्ट बने थे, अब हम ऊपर का पार्ट पढ़ रहे हैं। हम चित्र हर बार अलग बना के चल रहे हैं, एक जैसे चित्र कभी नहीं बन रहा, हम हर बार अलग चीज को पढ़ रहे हैं। वहां पे आप क्या पढ़ रहे थे, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन तंत्र। यहाँ पर सांस लेने की बात आ रही है, पाचन की बात नहीं आ रही है। ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हारा पाचन हो गया ना, खाने का पाचन होने के बाद और जो पाचन होता है वो होता है श्वसन से। हमारे पाचन का जो लास्ट तरीका होता है श्वसन। श्वसन करने के बाद पूरा पाचन हो जाता है। आपको पता होगा कोशिका में विघटन होता है किससे, ऑक्सीजन जाने से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, बाहर आती है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे नासाद्वार से सांस जाती है, और नासादार कहाँ से लेती है, हमारे वायुमंडल से पूरी सांस लेती है, जिनमें से आपकी ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, और अन्य गैसें भी होती हैं। बात समझ में आ रही है। हम सांस तो लेते हैं तुम्हारा, जैसे हमने ऑक्सीजन ली हमने 21% और नाइट्रोजन ली 78%, और हमने और जो गैसें तुम्हारी वो ली तुम्हारी 1% में सारी। तो जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, तो सांस को छोड़ते समय जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% थी, जो आपने ली थी, उसका 4.4% बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी निकलती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और आपने 0.3% ली थी। अगर बात करेंगे तुम्हारी किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आपने ली थी कितनी, 21%, और बाहर निकल के आती है तुम्हारी 16.4%। तो ऑक्सीजन में कमी हो गई ना, तो ऑक्सीजन में कमी की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा ऑक्सीजन काम में ली गई अंदर। और नाइट्रोजन आपने 78% सांस में ली थी, और 78% कहाँ आती है, बाहर आती है सांस के रूप में। बात समझ में आ रही है, ये तो आपकी नॉर्मल बात है। अब देखो हमारे सबसे पहले सांस कहाँ जाएगी, तुम्हारे नासाद्वार में। नासाद्वार में तुम्हारे 2 नथुने होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, नकुआ कहते हो। उसके बाद तुम्हारी जाती है सांस ग्रसनी में। कहाँ जाती है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जाती है तुम्हारी कंठ में। कहाँ पे जाती है, कंठ में। कंठ के बाद जाती है तुम्हारी श्वसन नली में। कितनी कहाँ जाती है, श्वसन नली नॉर्मली तुम्हारे 7 से और 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। उसके बाद कहाँ जाती है सांस, श्वसनी में। और श्वसनी के बाद कहाँ जाती है तुम्हारी श्वसनिकाओं में, यानी कि श्वसनी तुम्हारी ये जो डंडा सा दिख रहा है ना आपको, ये होता है तुम्हारा श्वसनी। और इसमें भी जो आपकी शाखाएं छठी हुई उनको कहते हैं तुम्हारी श्वसनिका। और लास्ट में तुम्हारा कहाँ जाता है, फुफ्फुस। और फुफ्फुस बाद कहाँ जाता है तुम्हारा, कूपिका कोश में। कहाँ जाता है, कूपिका कोश में। और कूपिका कोश के बाद तुम्हारा जाता है रुधिर वाहिकाओं में। क्योंकि कूपिका कोश कहाँ है, अगर कूपिकाओं की बात करूं मैं आपको, एक मानव के लंग्स में या फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं स्थित होती हैं। 30 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो तुम सोचो कितनी कूपिका होती है। उन कूपिकाओं में रुधिरवाहिका होती है, वो रुधिरवाहिका क्या ले जाती है, फिर सांस को अंदर ले जाती है ब्लड के अंदर। और ब्लड में कहा जाती है तुम्हारे कोश का द्रव में विघटन होता है। लास्ट में क्या होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में विघटन होता है। ठीक है ना, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके पूरा क्या हो जाता है, ग्लूकोज का विघटन या खाने का विघटन हो जाता है। ठीक है भाई, इस बात को हम चित्र समझेंगे ढंग से। सबसे पहले आपके सांस कहां से जाती है, आपके नासाद्वार से। कहां जाती है, नासाद्वार या नथुनों से। सांस नथुनों में जाते ही तुम्हारे बाल होते हैं छोटे छोटे। अगर आपका कोई धूल का कण है या कोई तुम्हारा अपशिष्ट कोई भी चीज है सांस में जो लिया गया है, उसको क्या कर लेते हैं, तुम्हारे बाल रोक लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर होती है श्लेष्मा झिल्ली। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली। तो श्लेष्मा परत की वजह से कोई भी अगर तुम्हारा कोई कण गया बेकार, वो श्लेष्मा को चिपका लेता है। क्या कर लेता है, चिपकाने के बाद फिर तुम्हारी सांस अंदर जाती है। अब सांस अंदर जाने के बाद तुम्हारे यहाँ पे 2 तुम्हारे क्या होते हैं, एक तुम्हारी बाल्ब होती है, इस बाल्ब को कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं, कंठ। इस कंठ को आप एपिग्लोटिक बोलते हो। क्या बोलते हो, एपिग्लोटिक। एपिग्लोटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे तुम्हारे एक तरीके का बाल्ब होता है, यानी यहाँ से आपके खाने की नली जा रही है और यहाँ से तुम्हारी सांस की नली जा रही है। अब क्या करेगा हमारा एपिग्लोटिक,
एपिग्लोटिस काम करेगा कि खाने को तो खाने वाली नली में पहुंचाएगा, आमाशय वाली में, और आपको सांस को फेफड़ों वाली नली में पहुंचाएगा। इस काम कौन करता है? तुम्हारा एपिग्लोटिक या कंठ। बात समझ में आ रही है? एक तरीके से हमारा बाल की तरह काम करता है। तुमने कई बार देखा होगा जब हम खाना खाते खाते अगर गलती से तुम्हारा भोजन कहाँ चला जाता है? सांस वाली नली में चला जाता है, तो हम क्या होती है, एकदम से हिचकी सी आती है। क्या आती है? हिचकी सी आती है। अब तुम्हारी नकार चली जाती है, तुम कहते हो नकार चली गई, वो नकार नहीं जाती है। वो हमारी जो श्वास नली होती है ना, श्वास नली तुरंत की तुरंत क्या करती है? उसको बाहर करती है, उसको वापस कहाँ पहुंचाती है? तुम्हारी खाने वाली नली में, यानी कि आमाशय वाली नली में पहुंचाती है। तो आपको हिचकी आती है, किसकी वजह से आती है? तुम्हारी श्वास नली में अगर कुछ चला जाता, पानी चला जा, तुम्हारा रोटी का टुकड़ा चला जा, तो तुरंत क्या करती है? आपको हिचकी आती है, तुरंत ऐसे चुचकी से आवाज आती है। ठीक है ना? अब बात करेंगे हम आगे। अब तुम्हारी सांस कहाँ पे जाएगी? तुम्हारी श्वसन नली में जाएगी। कहाँ जाएगी? श्वसन नली में। श्वसन नली के बाद तुम्हारी ये जो नली है तुम्हारी, इसके बाद इसमें जो दो पार्ट छट जाते हैं तुम्हारा, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। इस वाले पार्ट को ही आप कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। यानी कि अगर फेफड़ों में बात करें, श्वसनियों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। 1 और 2। तुम्हारी श्वसनियों में होती है तुम्हारी श्वसनिकाएं, यानी कि इनमें से जो शाखाएं छटी हुई हैं उनको कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका। श्वसनी को तो कहते हो अंग्रेजी में ब्रोंकाई। क्या बोलते हो श्वसनी को? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ध्यान रख लोगे। और तुम्हारी जो श्वसनिका है, श्वसनिका को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या ध्यान रखोगे आप? ब्रोंकियोल्स। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी श्वसनी और श्वसनिका कुछ नाम एक सा है ना, इसलिए मैंने इसका नाम अंग्रेजी में ले लिया। तो ध्यान रखोगे ब्रोंकाई हो गया, क्या ध्यान होगा? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। तुम्हारा शाखाओं में श्वास है तुम्हारी। शाखाओं के बाद तुम्हारे जो छोटी छोटी कूपकाएं होती हैं, क्या होती हैं? कूपकाएं। यानी कि उन तुम्हारी ब्रोंकियोल्स में कूपकाएं लगी होती हैं। कूपकाओं में सांस जाती है और वो ऐसे फूल जाती है। और कूपकाओं की संख्या मैंने बता दी, एक मनुष्य के अंदर लगभग 30 मिलियन कूपकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 30 मिलियन। और 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। बात समझ में आ रही है? तो कूपकाओं में जब सांस जाएगी, कूपकाओं में होती है छोटी छोटी नली, ब्लड वाली, यानी कि रुधिरवाहिका होती है उन कूपकाओं में। तो उन कूपकाओं से रुधिरवाहिकाओं में कहा जाता है ब्लड। फिर वो रुधिरवाहिकाओं में, रुधिर में क्या होता है तुम्हारा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वो सांस को ले जाने का काम करता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप सांस को विसरण विधि द्वारा अगर अंगूठे तक पहुंचाना चाहें तो आपको 3 वर्ष का टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड को ऊपर से नीचे ले जाने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो बात समझ में आ रही है? तो क्या करता है, रुधिरवाहिकाओं में जो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, तुरंत ब्लड को ले जाना काम चालू कर देता है। और पूरी कोशिकाओं के लिए, पूरे ऊतकों के लिए, पूरे शरीर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने लग जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर लाने लग जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब बात करेंगे आगे। अब देखो तुम्हारे, इससे हमारे फेफड़े को सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है कि इसमें पसलियां होती हैं। क्या होती हैं? पसलियां। पसलियां क्या करती है, अगर आपको कोई चोट लग जाए तो चोट लगेगी, पहले कहाँ लगेगी? पसलियों पर लगेगी। पसली क्या होती है तुम्हारी? मजबूत होती है, तुम्हारी कैल्शियम से बनी हुई होती है, हड्डी की होती है पसलियां तुम्हारी। तो पसलियों पर चोट लगेगी, क्या होगा? तुम्हारा लंग्स क्या रहेगा? तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। फेफड़े क्या रहेंगे? सुरक्षित। इसलिए तुम्हारी पसलियां बनाई गई हैं भाई। पसलियों, अस्थि पंजर के अंदर हमारे क्या फेफड़े सुरक्षित हैं भाई। अगर कोई चोट छोटी मोटी अगर आएगी तो क्या करेंगे, तुम्हारी पसलियां क्या कर लेंगी? उनको झेल लेंगी और हमारे फेफड़ों तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अब कूपकाओं पहुंचने के बाद तुम्हारे सांस क्या, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम क्या करता है कि हमारे जो लंग्स हैं या तुम्हारे फेफड़े हैं, डायरेक्ट सांस को नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो नीचे डायफ्राम होता है ना, ये ऐसे दबाव देता है इस पर। क्या देता है? ऐसे दबाव देता है, सांस बाहर जाती है। और जब ये नीचे हो जाता है तो सांस भर जाती है। फिर ये ऊपर जो करता है तो सांस बाहर निकल जाएगी, फिर ये नीचे होगा तो सांस फिर बढ़ जाएगी। ये जो तुम्हारा डायफ्राम होता है, इसके बारे में तुमने सुना होगा कई बार, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से आपको ऐसा लगता है कि इस आदमी को चोट तो कहीं लगी नहीं है, उसके चोट लगती है कई बार कहाँ पे? डायफ्राम में, या इसको बोलते हैं मध्यपट। क्या बोलते हैं? मध्यपट। ये तुम्हारा जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं डायफ्राम या मध्यपट। ये तुम्हारे लंग्स जो होते हैं ना, फेफड़े जो होते हैं, जस्ट उनके नीचे होता है। ये ऐसे अगर दबाव डालता है सांस बाहर निकलती है, ऐसे अगर यूं करेगा सांस अंदर आएगी, ऐसे जो डालेगा तुम्हारा सांस कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। फिर ऐसे नीचे होगा क्या होगा? तुम्हारा सांस फिर अंदर जाएगी। ये काम कौन करता है? तुम्हारा डायफ्राम। यानी कि फेफड़ों की औकात नहीं है सांस लेने की, छोड़ने की। क्या कौन काम करता है इस बात को? डायफ्राम। डायफ्राम ऊपर होगा तो सांस बाहर निकल गई, और नीचे होगा तो सांस वापस अंदर आ जाती है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो कई बार तुमने सुना होगा कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कोई चोट नहीं आती है, ब्लड भी नहीं निकलता है, फिर कहते हैं उस आदमी की मौत हो गई।
मौत क्यों हुई कि उसके डायफ्राम में क्या लग गई, तुम्हारी चोट। डायफ्राम में चोट लगने की वजह से क्या करेगा, वो सांस को ना तो बाहर ले जाएगा ना अंदर ला पाएगा, भाई ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे डायफ्राम में दिक्कत आने से आदमी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आपने एक बात और सुनी होगी कि हमारे, तुमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि आदमी में चक्कू मारने से पेट में मौत क्यों होती है। भाई इस बात को तुमको पता है कि अभी हमारा शरीर है, यहाँ पे कौन होती है, तुम्हारी अमाशय होती है, यहाँ पे कौन होता है, हमारा लीवर होता है, ठीक है ना। अमाशय के जस्ट नीचे क्या होती है, तुम्हारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, और तुम्हारा लीवर के जस्ट पीछे क्या होता है, तुम्हारा पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय ग्रंथि होती है, जहाँ से पित्तरस निकलता है तुम्हारा, जिसको जठरस कहते हैं। तुम्हारा अग्नाशय से क्या निकलता है, तुम्हारा अग्नाशय रस निकलता है, जो तुम्हारे अम्लीय भोजन क्या करता है, तुम्हारा क्षारीय मिलाकर उदासीन बनाता है। तो अगर हमारे इन सिस्टम में कहीं भी अगर हमको चाकू लगा दिया जाता है, क्या होता है, उसका सिस्टम उसमें पहुंच जाता है और उसका सिस्टम उसमें पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आदमी की मौत। इसलिए आदमी को कहीं अगर पेट में चाकू लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तुरंत मौत इसी वजह से होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर, अगर मैं आपको एंजाइमों के बारे में बताऊं ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अगर मैं तुमको एंजाइमों के बारे में बताऊं ना, कम से कम नहीं तो 50 एंजाइम है जो हमारे सिर पे, जो मैंने आपको जो पाचन तंत्र समझाया था ना, पाचन तंत्र में आपके 50 एंजाइम है जो आपको नॉर्मली पढ़ने चाहिए, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। बात समझ आ रही है। उनके बारे में और बताया जाए तो आपको बात बहुत गहराई समझ में आएंगी, लगभग आपको रोग का ही पता लग जाएगा कि रोग किसकी वजह से हो रहा है, कहाँ पर रोग हो रहा है। हम तो समझते हैं कि भोजन लिया हमने, पेट यहाँ गयो, भोजन यहाँ गयो, भोजन यहाँ नहीं जाता, भोजन जाता है यहाँ पे, कहाँ जाता है, अमाशय में। और जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर के पास भोजन नहीं जाता, लीवर तो सिर्फ एंजाइम बनाता है और उस भोजन को पचाने के लिए उनको भेजता है एंजाइम या दवाई वगैरह। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। इसी प्रकार तुम्हारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है अमाशय के नीचे, वो उसके पास भोजन नहीं जाता है, वो क्या करती है, अग्नाशय रस भेजती है और एंजाइम भेजती है, जिससे भोजन पचता है। इस बार तुम्हारे पित्ताशय जो होती है उसके पास भोजन नहीं पहुंचता है, वो क्या करता है, तुम्हारा HCl भेजता है और सारे एंजाइम भेजता है, जिससे भोजन पचता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीवर में भोजन कभी नहीं जाता है, लीवर तो उस भोजन को पचाने वाले एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अब देखो हम बात करेंगे तो हमारा जो मानव श्वसन है तुम्हारा दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, पहला होता है तुम्हारा अंतर श्वसन, यानी कि सांस को अंदर लेना, और दूसरा होता है तुम्हारा उच्छ्वसन, यानी कि सांस को बाहर निकालना। ध्यान रख लोगे, यानी कि सांस को अंदर लेना अंतर श्वसन और बाहर निकालना क्या कहलाता है, तुम्हारा उच्छ्वसन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट। काम ना कर